Welcome to the class of the Sale of Goods Act 1930, and today we will discuss what are the rights and duties of seller and also rights and duties of buyers. तो बच्चे मैंने आपके लिए यहाँ एक नोट्स प्रिपेयर करे हैं, आप साथ साथ अपने लिखते जाइए। राइट्स सेलर के क्या होते हैं, बायर के क्या होते हैं, एज वेल एज ड्यूटीज सेलर्स की क्या होती हैं एंड बायर की क्या ड्यूटीज होती हैं। तो इनमें अभी जस्ट आई हैव गिवन यू पॉइंट्स, वी विल डिस्कस ईच पॉइंट इन डिटेल इन लेटर सेशंस। तो सबसे पहले आ जाइए राइट्स ऑफ सेलर्स। So the first right is to reserve the right to dispose of the goods until certain conditions are met. अगर सेलर ने कोई कंडीशंस रिजर्व की है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और अगर बायर ने वो नहीं पूरी करी है तो सेलर का राइट बनता है कि वो जो गुड्स डिस्पोज ऑफ करने हैं उनको कुछ देर के लिए रोक दे until those conditions are not met. Coming to the next right of the seller क्या है, to consider a sale on approval to be completed. अगर अप्रूवल बेसिस पर कोई सेल की है, अप्रूवल बेसिस बच्चे मैंने आपको एक सेशन में भी समझाया था, अप्रूवल का मीन्स कि अगर बाहर उन प्रोडक्ट्स को ले जाता है एंड वो इस कंडीशन पर लेके जाता है कि अगर मेरे को पसंद आए तो मैं रख लूंगा, अदरवाइज आई विल रिटर्न टू यू। बट यहाँ पर क्या है, सेल ऑन अप्रूवल ही है ये, इसको सेलर कंप्लीट मान लेगा व्हेन बायर कन्वेज हिज एक्सेप्टेंस, या वो अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे कर दे या कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर दे जिससे कि ये लगे कि हाँ ये सेल हो चुकी है, या फिर वो गुड्स अपने पास ही रखा रहे विदाउट गिविंग एनी नोटिस ऑफ रिजेक्शन, सेलर को कोई रिजेक्शन का नोटिस नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में सेलर ये मान के चलता है कि जो ये सेल ऑन अप्रूवल थी ये कंप्लीट सेल हो चुकी है। इट इज ऑल्सो गिवन इन योर सेक्शन 24. Then the third right is to only deliver the goods upon the request from the buyer. अगर बायर ही रिक्वेस्ट नहीं करेगा दैट ही वांट्स दीज गुड्स राइट नाउ और लेटर ऑन, तो सेलर थोड़ा उनको ऐसे बिना किसी टाइम के विदाउट एनी डिसाइडेड कंडीशन गुड्स डिलीवर कर देंगे। तो सेलर का राइट बनता है कि वो गुड्स तभी डिलीवर करे जब बायर रिक्वेस्ट करे गुड्स की। देन द फोर्थ थिंग इज टू प्रोवाइड द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स व्हेन एग्रीड अपॉन। अगर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड हो चुका है कि गुड्स को वो इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, मतलब कुछ पार्ट अभी, कुछ पार्ट नेक्स्ट मंथ, कुछ पार्ट थर्ड मंथ, तो इस ऐसे बेसिस में सेलर का भी राइट बनता है कि वो गुड्स को इंस्टॉलमेंट पर ही दे। इट इज गिवन इन योर सेक्शन 39 सब क्लोज 1. Then the fifth point about the rights of seller is to assert a line and maintain ownership of the items until the purchase price is paid. कि उनके बीच में सेलिंग जो भी है एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, ऑनरशिप अभी जस्ट क्या है, नहीं गई है किसके पास, बायर के पास, प्रोडक्ट्स अभी भी सेलर के पास ही हैं। तो सेलर जब तक कि प्राइस पे ना कर दे बायर, उन गुड्स को एज अ लाइन अपने पास रखेगा एंड मेंटेन द ओनरशिप ऑफ आइटम्स ऑन देम, और उन गुड्स को अपनी ही ओनरशिप के अंडर रखेगा अंटिल जब तक वो परचेज प्राइस नहीं पे करता है, कौन, बायर। इट इज गिवन इन योर सेक्शन 47 क्लोज 1. Coming to the next right of the seller, that is until the price is paid the goods may be stopped in transit and returned to the owner. जो सेलर हैं, अगर प्राइस डिसाइड हुआ था कि प्राइस एक तरफ से बायर पे करेगा और एक तरफ से गुड्स बायर को दिए जाएंगे और अभी तक प्राइस नहीं पे किया गया और गुड्स जो है वो ट्रांजिशन में है, ट्रांसफर हो चुके हैं, तो सेलर का राइट बनता है कि वो ट्रांजिट को वहीं स्टॉप कर दे और वापस से उस गुड्स को अपने पास बुला ले। दैट इज गिवन इन सेक्शन 49 क्लोज 2 एंड 50 आल्सो। ओके बच्चे, अभी जस्ट मैं आपको हेडिंग्स के तौर पर ये राइट्स ड्यूटी समझा रही हूँ, इनको हम डिस्कस अच्छे से डिटेल में करेंगे इन फर्दर सेशंस। नेक्स्ट इज योर टू रीसेल द गुड्स इन सर्टेन कंडीशंस। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई हैं, सपोज कीजिए पेरिशेबल नेचर का गुड है और बायर उनको लेकर नहीं जा रहा है, या फिर कोई नेक्स्ट कस्टमर आ गया है और उसने उन गुड्स को अच्छा प्राइस दे दिया और बायर अभी भी उनको नहीं लेकर गया, तो सेलर के पास कंप्लीट राइट है कि वो उनको रीसेल कर सकता है। वी विल स्टडी देम लेटर ऑन इन सेक्शन 54 आल्सो. The eighth point says that keeping the goods from being delivered until the buyer acquires the ownership. जब तक बायर उनको ओनरशिप नहीं एक्वायर करता है तब तक गुड्स क्या होंगे, सेलर के पास ही रखे रहेंगे और वो उन गुड्स को डिलीवर होने तक अपने पास ही रखेगा। सेक्शन 46 में गिवन है। द लास्ट राइट इज व्हेन ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है किसको, बायर को, या फिर प्राइस अभी भी ड्यू है
एंड बायर डजंट मेक द पेमेंट, बायर ने पेमेंट नहीं करी अभी तक, ऑलरेडी ऑनरशिप जा चुकी है, या जो कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग प्राइस पे नहीं किया गया है, तो सेलर के पास क्या राइट है, ही में ब्रिंग अ प्राइस क्लेम, मींस वो स्यू कर सकता है बायर को, या क्लेम डाल सकता है बायर के अगेंस्ट कि मुझे मेरा प्राइस दीजिए, इट इज गिवन इन सेक्शन 55. Okay, so these are the rights of the seller. Coming to the duties of the seller under sales of goods act में duties क्या बनती है seller की, अगर rights है बच्चे, if one hand it is given rights, आपके अदर हैंड में ड्यूटीज भी बनती हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी. ड्यूटीज क्या बनती है, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द बायर टू रिसीव ओनरशिप ऑफ द गुड्स, मीन्स बायर के लिए नेसेसरी सारे वो अरेंजमेंट्स करे जिससे कि ओनरशिप उनको ट्रांसफर हो जाए, मीन्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर ले. अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, सिंबॉलिक डिलीवरी है, तो उनको वो की दे. तो इससे ये लगता है कि सेलर ने वो सारी अरेंजमेंट्स करी है जिससे कि वो बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहेगा. नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग एंड अलाइनिंग द गुड्स टू द सेल कॉन्ट्रैक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग जो भी गुड्स है उनको अच्छे से डिटरमाइन करे. अलाइन मीन्स वो परफेक्टली गुड्स बायर को दिखा दे कि ये गुड्स आपके होंगे और ये आपके पास आ जाएंगे इस डेट को, या अभी लेने हैं तो ये गुड्स आपके हैं, इनको ले जाइए. देन इज टू ट्रांसफर द बायर्स लीगल एंड कंप्लीट ओनरशिप. लीगल एंड कंप्लीट ओनरशिप का वही मतलब है बच्चे, टू गिव ऑल द नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड सारे बिल्स, उनसे रिलेटेड कोई कीज है या अदर आर्टिकल है रिलेटेड टू दैट गुड, वो सब बायर को दी जाए ताकि कंप्लीट ओनरशिप बायर के नाम पर ट्रांसफर हो सके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द सेलर. सेलर की नेक्स्ट ड्यूटी बनती है बच्चे टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी जो ऑलरेडी दोनों पार्टीज ने बैठ के प्री डिसाइड की थी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है ताकि गुड्स अच्छे से डिलीवर हो जाएं किसके पास, बायर के पास. दिस इज सेक्शन 31. Then next is to guarantee that the provided goods for the delivery adhere to any implied conditions and warranties. ये ड्यूटी बनती है सेलर की कि जो गुड्स वो ट्रांसफर कर रहा है उनको कंप्लीटली चेक करके दे कि जो भी उनमें इम्प्लाइड कंडीशंस या वारंटीज हैं वो इम्प्लाइडली उन पर बैठती हैं और वो कंडीशन एंड वारंटीज फुलफिल हो रही हैं. देन इज नेक्स्ट to prepare the goods for the delivery and deliver them as and when the buyer request. जैसे ही बायर ने रिक्वेस्ट की तभी सेलर की अब ड्यूटी क्या बन जाती है, देखिए पहले तो राइट है कि वो तभी देगा जब रिक्वेस्ट आएगी, और जैसे ही रिक्वेस्ट आई तो अब सेलर की क्या ड्यूटी बनती है कि सारे वो डिलीवरी अरेंजमेंट्स करे और उनको डिलीवर करे किसको, बायर को, एज दे हैव डिसाइडेड. दिस इज गिवन इन सेक्शन 35. Coming to the next duty, the seller must fulfill the obligation to deliver the items. जो भी उसकी obligation से duties बनती है related to delivery of the goods, वो सारी seller को fulfill करनी पड़ेंगी. वो स्टेप बैक नहीं कर सकता अपनी ड्यूटीज से, उसको वो सारे काम पूरे करने पड़ेंगे जो एक डिलीवरी से रिलेटेड होंगे. नेक्स्ट इज टू पे ऑल द कॉस्ट रिलेटिंग टू द डिलीवरी. डिलीवरी से रिलेटेड जितने चार्जेस हों वो सब कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा. देन टू प्रोवाइड द गुड्स इन प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी. जो भी बायर और सेलर ने क्वांटिटी डिसाइड करी थी कि मुझे इतने केजीज वीट चाहिए या मुझे इतने पार्सल्स चाहिए, मुझे ये इतने आइटम्स चाहिए, तो वो सारी क्वांटिटी के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी सेलर की ड्यूटी बनती है वो बायर को दे. दिस इज गिवन इन सेक्शन 37. ऑल्दो वेरी इजी बच्चे, बट पॉइंट्स बहुत सारे एग्जाम में, अगर आप सारे के सारे लिख के आएंगे तो तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है. तो इनको अच्छे से नोट्स बनाइए और याद रखने हैं टिप्स पे. द नेक्स्ट इज सेलर मस्ट एंश्योर दैट ओनली व्हेन द बायर रिक्वेस्टेड डिलीवर द गुड्स इन फेजेस. जैसे ही बायर के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होगा, सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग चले, तो जैसा बायर ने बोला है उसको जिस फेज में गुड चाहिए वैसे ही उसको देने हैं, सेक्शन 38 ये कहता है. नेक्स्ट इज योर द सेलर मस्ट मेक इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स व्हाइल द गुड्स आर इन ट्रांजिट. अगर गुड्स ट्रांजिट में हैं तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स का इंश्योरेंस रखे और वो सारे इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स करे जो कि सेलर की ड्यूटी बनती है. दैट इज गिवन इन सेक्शन 39 क्लोज 2. नाउ इट्स राइट्स ऑफ बायर. अभी हमने राइट्स ऑफ सेलर कर लिए, ड्यूटीज ऑफ सेलर कर ली, अब आ जाइए बायर्स पे. काउंटर पार्ट बायर की क्या राइट बनते हैं. सो द फर्स्ट राइट ऑफ द बायर इज टू रिसीव द आइटम्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में जैसे भी आइटम्स थे उसको उसी हिसाब से उनको रिसीव करना है और चेक करके लेने हैं, तो ये राइट है सेक्शन 31 एंड 32 में. देन और क्या राइट बनता है बायर का, रिजेक्ट द गुड्स. रिजेक्शन का भी राइट है किसके पास, बायर के पास. अगर
गुड्स में कंडीशंस फुलफिल ना हो। हमने किया था ना बच्चे, अगर वारंटीज होंगी तो सिर्फ वो डैमेज क्लेम कर सकता है, अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो डैमेज भी क्लेम करेगा प्लस रिजेक्शन ऑफ गुड्स भी करेगा। सो ही कैन रिजेक्ट द गुड्स व्हेन दे डोंट मैच, लाइक डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हुई, क्वालिटी मैच नहीं है, क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, सेक्शन 37 कहता है कि वो कंप्लीटली गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। देन व्हेन विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट, मींस उनके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था, और गुड्स आर गिवन इन इंस्टॉलमेंट, और सेलर अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट्स में गुड दे रहा है कि मैं अभी थोड़े ले लीजिए, लेटर ऑन मैं थोड़े पहुंचा दूंगा, तो ऐसे केस में भी क्या कर सकता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 38 क्लोज 1। After that, the next thing is that seller must inform the buyer when the goods are being shipped. अगर सी के थ्रू ट्रांजिट होना है और सेलर ने अगर शिफ्ट कर दिए हैं गुड्स, तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर को इन्फॉर्म कर दे, एंड बायर का राइट बनता है कि जब तक सेलर से इंफॉर्मेशन नहीं आती वो कोई अरेंजमेंट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही सेलर से इंफॉर्मेशन आई ही कैन मेक इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग दैट ट्रांजिट। देन नेक्स्ट इज टू बी गिवन अ फेयर चांस टू इंस्पेक्ट द गुड्स। एक बायर का राइट बनता है और वो ये क्लेम भी कर सकता है दैट ही वांट टू इंस्पेक्ट द गुड्स, कि वो उसके ने जैसे गुड्स चाहिए उसको वो वैसे ही है कि नहीं, प्रॉपर क्वालिटी क्वांटिटी इंस्पेक्शन के लिए राइट बनता है बायर का कि वो ये राइट क्लेम कर सकता है। इट इज गिवन इन सेक्शन 41, और सेलर ये डिनाई नहीं कर सकता, ये बायर का राइट है इंस्पेक्शन का। देन इज 6 टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट द सेलर इफ दे डोंट गिव देयर मनी बैक। ठीक है, सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए और उसने वो सामान सेलर को पहुंचा भी दिया, सेलर को सामान मिल गया, लेकिन अब वो वापस उसका मनी नहीं पे कर रहा है, जो बायर ने परचेज मनी दी थी वो परचेज मनी सेलर पे बैक नहीं कर रहा, तो बायर का राइट बनता है कि वो उसके अगेंस्ट एक सूट लेकर आ सकता है अपना मनी क्लेम करने के लिए। देन इज इफ द सेलर wrongfully fails या डिक्लाइन टू डिलीवर द गुड्स, अगर सेलर wrongfully या कुछ ऐसा गुड्स को डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तो बायर के पास राइट है कि वो उसके लिए भी उसको स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस, कि मेरे डैमेजेस पे कीजिए, सेक्शन 57 ये बात कहता है। देन नेक्स्ट इज टू ब्रिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम अगेंस्ट सेलर। अगर कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड है और उसमें ये बात है कि बायर को सेलर को सॉरी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी थी, तो ये बायर उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम भी कर सकता है। नेक्स्ट इज योर पॉइंट गिवन अगेंस्ट द राइट इज टू फाइल अ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर फेलिंग टू अपहोल्ड अ वारंटी। अगर वारंटी कोई ऐसी इम्प्लाइड वारंटी थी और वो फुलफिल नहीं हुई है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उस केस में क्या राइट बनता है, टू क्लेम द डैमेजेस, जो भी उनको डैमेज लॉस मॉनेटरी लॉस हुआ उसको क्लेम कर सकते हैं। That is given in section 59. The last right of the buyer is the buyer may also sue the seller for interest. अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट रहती है जिसका प्राइस ऑलरेडी पे कर दिया था, तो वो लेटर ऑन इंटरेस्ट के साथ अपनी मनी बैक करेगा अंडर सेक्शन 67, तो इंटरेस्ट भी वो क्लेम करेगा। नाउ एज आई सेड राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी होंगी। सो ड्यूटीज ऑफ द बायर क्या बनती है, द फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हेन सेलर इज विलिंग टू फुलफिल। ठीक है, जब सेलर अपना फुल पार्ट फुलफिल करने के लिए रेडी है, उसके पास सामान रेडी है, वो कह रहा है कि अपना सामान ले जाइए, तो ड्यूटी बनती है बायर की कि वो डिलीवरी एक्सेप्ट करे। दैट इज गिवन इन सेक्शन 31। यहाँ से जो बायर है वो स्टेप बैक नहीं कर सकता और उसको सामान को लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ड्यूटी टू मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स। जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिसाइड किया था कितने अमाउंट पर परचेज किया जाएगा, क्या परचेज मनी होगी, तो जैसे ही गुड्स बायर के पास आए उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो पेमेंट साथ ही साथ सेलर को करे जो भी रिक्वायर्ड पेमेंट थी। नेक्स्ट ड्यूटी थी टू सबमिट द डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर द गुड्स। गुड्स कब उसे चाहिए कब नहीं चाहिए, तो ये सेलर को थोड़ा पता लगेगा। सो ये बायर की ड्यूटी बनती है कि वो सेलर को इन्फॉर्म करे या रिक्वेस्ट करे कि नाउ आई नीड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, काइंडली गिव मी माई गुड्स। दैट इज सेक्शन 35 में गिवन है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या बनती है, दैट बायर शुड एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ द ट्रांजिट व्हेन द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड समवेयर अदर देन द लोकेशन अर्लियर डिसाइडेड। जो कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिटरमाइंड लोकेशन ऑफ परचेज थी कि यहाँ पर ही सामान को परचेज किया जाएगा, एंड लेटर ऑन अगर बायर वो लोकेशन चेंज कर देता है, सेलर को इन्फॉर्म करता है कि आप वो प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं है वहां भेज दीजिए, तो यहाँ से वहां लाने में जो ट्रांसफर के टाइम पे रिस्क होगा, गुड्स का जो नुकसान हो जाए बाई चांस, ये सारा रिस्क कौन बियर करेगा, बायर। क्योंकि बायर ने प्लेस ऑफ परचेज चेंज किया है, तो बायर की ही राइट बनता है जो लॉस हो उसको फुलफिल या फेस करे। नेक्स्ट इज टू नोटिफाई द सेलर अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द गुड्स।
अगर किसी गुड्स का रिजेक्शन वो कर रहा है, सपोज कीजिए वही हमने केस लिया है, अप्रूवल बेसिस पर परचेज थी और उसने घर लाकर देखा कि वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, ये रिजेक्ट करना चाह रहा है, अगर वो नोटिस ही नहीं देगा तो सेलर को कैसे पता लगेगा कि बायर डजंट वांट टू एक्सेप्ट द गुड्स? तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, ही हैज द ड्यूटी टू नोटिफाई द सेलर अबाउट हिज रिजेक्शन दैट इज गिवन इन सेक्शन 43। एंड अगर वो रिजेक्शन का नोटिस डाल देगा तभी वो अपनी मनी भी ले सकता है। अगर उसने नोटिस ही नहीं दिया सेलर को कि आई वांट टू रिजेक्ट, तो सेलर से वो कल मनी भी क्लेम नहीं कर सकता, राइट बच्चे? दैट्स फेयर इनफ। नेक्स्ट इज टू कवर द लॉस फॉर द फेलिंग टू एक्सेप्ट द गुड्स। अगर वो कल गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीजन और उस वजह से कोई गुड्स को लॉस होता है या सेलर को कोई लॉस होता है, तो ये लॉस भी फुलफिल कौन करेगा? बायर। बायर की ड्यूटी बनेगी कि वो सारा लॉस फिर फेस करे, दैट इज गिवन इन सेक्शन 56। So these are the certain rights and duties of buyer and seller respectively, and I hope आपको अच्छे से समझ में आई हैं। एग्जाम में सेलर के भी ड्यूटीज राइट्स आ सकते हैं, बायर के भी ड्यूटीज राइट आ सकते हैं, या फिर ये आ सकता है ड्यूटीज ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। तो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए कि क्या है। मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी दी हैं, पॉइंट्स बन सकते हैं इनको, अगर आप आगे डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन दोगे तो और अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। So with this topic is over, and in next session we are all going to discuss these duties and rights in detail. Till then, have a nice day, keep reading, keep studying, and keep following. Thank you.